अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा कि मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जामात एक वतीरा बन चुका है। इसी पर मजीद तज्जिया हासिल करने के लिए हमने दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर टाइट मसूद अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया है। मसूद साहब की कीमत का बेहद शुक्रिया। बताइएगा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अहम बुनियादी जो इशूज़ चल रहे हैं उसको ज़ेर बहस लाया गया है और एक जो हम ऑनलाइन काफ़ी जो बैशिंग देखते हैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, उस पर भी इक़दामात का फ़ैसला किया गया है। क्या समझते हैं, क्या इक़दामात मुतवक्के हैं इस हवाले से? जी, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी था और हमने हाल ही में देखा है कि जी स्पेशली जिस तरह एक मनोज़म किस्म की मुहिम चलाई जा रही है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और इसके साथ साथ अफवाज में रैंक्स में तकसीम करने के लिए, अफवाज और कौम के दरमियान दरार डालने के लिए, और झूठे किस्म के कहानियाँ, फेक न्यूज़ हैं और इसके साथ इंसल्टिंग नैरेटिव्स हैं और ऐसे नैरेटिव्स हैं जो इनके हैंडलर्स की तरफ से मिलते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को कोई यूट्यूबर कहता है, वी लॉगर्स हैं, सीडो इंटेलेक्चुअल्स है, कोई अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, लेकिन सबका मकसद जो है वाज़ेह तौर पर यही है कि वो पाकिस्तान के अफवाज को बदनाम करना चाहते हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अभी हाल ही में हमने देखा है कि जिस तरह एक कानून हरकत में आए इंग्लैंड में, हमने देखा था वहाँ पे एक डिसीजन हुआ है। तो मेरे ख्याल में जो लोग स्पेशली जो बाहर बैठे हुए इस तरह का काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें उन ममालिक के कवानीन के तहत वहाँ पे हमें उन पर केस कर देना चाहिए। जिस तरह अभी एक रिसेंट मिसाल हमारे सामने आई है, जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, पाकिस्तान के कवानीन के तहत मेरे ख्याल में स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का जहन खराब कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन को ये खराब कर रहे हैं, लोगों के जहन साजी कर रहे हैं, अफवाज के खिलाफ कर रहे हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। मेरा ख्याल में पीछे बहुत सारी कोशिशें हमने पास्ट में देखी थी कि जिसमें कोशिश की गई थी आइन में और जो कोई ऐसे ऑर्डिनेंस लाने की जिसमें मेरा ख्याल में एक पीका कानून भी था। तो कानून होना चाहिए जो पाकिस्तान का आइन भी के साथ इदारों के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हैं। मुस्बित तनकीद ज़रूरी है, लेकिन जो मज़मूम मकासद के साथ दिल में बुग़्ज़ रख के जो आप तनकीद करते हैं तो वो मेरे ख्याल में किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। और देखें, दुनिया इस बात पे मुतफ़िक है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो ये कहते हैं एज लॉन्ग एज पाकिस्तान आर्म फोर्सेस दे आर इंटैक्ट, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो इन सब की कोशिश यही है कि अफवाज पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। मेरा ख्याल में वक्त आया है कि हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। सर, क्या कहेंगे, बशाम में, फ़लस्तीन में, कश्मीर में भी जारी जुल्म और बर्बरियत की मजम्मत की गई है और जो भारत की जानिब से आए दिन पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जाते हैं वो भी तशवीश का बायस बनते हैं। इनको कैसे निपटा जाएगा, क्या समझते हैं? देखें जी, इंडिया का तो ड्रामा है ना। इंडिया बेसिकली स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म तो रीजन में इंडिया करवा रहा है। पाकिस्तान में पिछले कई जो 50 साल में दहशतगर्दी हो रही वो इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान में वहाँ हाइट हाउस हैं, इंडिया के प्रॉक्सीज वहाँ पे अफगानिस्तान के जो मदद हासिल है, जो इंडिया के प्रॉक्सीज वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तो दहशतगर्दी तो इंडिया कर रहा है। दहशतगर्दी हाल ही में हमने देखा, इंडिया जो बाहर पकड़ा गया जब कनाडा में उन्होंने सिखों को असैसिनेट किया, यूनाइटेड स्टेट्स में एफर्ट की गई, यूनाइटेड किंगडम में की गई, फिर पाकिस्तान के अंदर सिखों की असैसिनेशन है, उसमें भी इंडिया शामिल है, और बाकी जो कश्मीरी थे यहाँ उनके असैसिनेशन में इंडिया शामिल है। अभी रिसेंटली देखे जो खबर आई है आमिर तांबा जो लाहौर में असैसिनेट हुआ, उसमें भी इंडिया का कहा जा रहा है उसमें हाथ है। तो दहशतगर्दी तो इंडिया कर रहा है। सेकंड, यहाँ पे पाकिस्तान फोरम ने कंसर्न शो किया बशाम में जो चाहिए। मसूद साहब हमारे साथ रहेगा, दिफाई तज्जियाकार मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली साहब, आपकी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। अभी मसूद साहब ने एक अहम नुक्ता उठाया और वज़ीर दाखिला जो कि मोहसिन नकवी, उन्होंने भी कहा कि जो आमिर तांबा था उसको कत्ल करने में भारत का हाथ मुलव्विस है। क्या कहेंगे आप इस सवाल से? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं दाखिली, इलाकाई और आलमी सतह पे बहुत बड़ी और अहम तब्दीलियां इस वक्त रुनुमा हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इस आला तरीन पाक फौज के फोरम का इनकाद बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पूरी हाई कमान को जनाब आसिम मुनीर ने दवाद में लिया, उनको ब्रीफिंग दी गई और साथ ही साथ इसके स्टेटमेंट के जरिए से फौज की इन तमाम आलमी, इलाकाई और कौमी सलामती के अहम तरीन मामलात पे
جو سوچ اور پالیسی ہے اس کی ترجمانی بھی کی گئی ہے. لیکن داخلی سطح پہ جو سب سے امپورٹنٹ 3 چیلنجز کا احاطہ کیا گیا ہے وہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیلنج جو ہے وہ انفارمیشن ڈومین میں ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان جو غلط فہمیاں اور نفرت پیدا کرنے کی سازش ہے اس کو ناکام بنانا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ دہشت گردی کے خلاف نہ صرف یہ کہ فوج کا عزم مصمم ہے بلکہ اس کے حوالے سے جو ہماری قربانیاں ہیں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا. اور تیسرا معاملہ جو اس وقت ہماری اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے اس میں بھی اس بات کا اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ہماری قومی اور سیاسی اور قیادت اور سویلین اداروں کے ساتھ فوج بالکل ساتھ کھڑی ہے اور تاکہ ملک و قوم کو خوشحالی کے سفر پہ گامزن کیا جائے. البتہ علاقائی سطح پہ جو 2 بڑے چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, ایک یقینی طور پہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت کا ظلم و بربریت ہے اس کی سختی سے مذمت کی گئی, لیکن ساتھ ہی ساتھ افغانستان کا جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے کہ وہاں پہ دوبارہ دہشت گردی کا وہ مرکز بن چکا ہے اس کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. لیکن عالمی سطح پہ جو 2 بڑی تبدیلیاں آئی ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا یعنی کہ احاطہ کرنا اور اس میں پالیسی واضح کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بہت کلیئرلی فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے, بلکہ ان کے خلاف جو ظلم و ستم اور نسل کشی کی پالیسی ہے اس کو بھی بہت سختی کے ساتھ کنڈیم کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ حال ہی میں مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے اس پہ بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ اس کا بروقت اور دانشمندانہ انداز میں سفارتی ذرائع کے ذریعے سے سدباب ہے اور مزید کشیدگی میں اضافہ روکنے کی جو کوششیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں تاکہ علاقائی اور عالمی سلامتی کو برقرار رکھا جا سکے. بہت شکریہ سید محمد علی, دفاعی تجزیہ کار تھے, اور ساتھ ہی ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان نے بھی جوائن کیا تھا. دونوں کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ. شہزادہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں دورہ انتہائی مثبت رہا. SIFC کے پلیٹ فارم پر سرمایہ کاری کے حوالے سے انتہائی سنجیدگی دیکھنے میں آئی. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ SIFC کے پلیٹ فارم پر ملنے والی بریفنگ انتہائی متاثر کن تھی. سرمایہ کاری کے حوالے سے ہم سے جو ہو سکا کریں گے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار بولے 25 لاکھ پاکستانی افراد قوت کی میزبانی پر سعودی عرب کے مشغول ہیں. نئی پالیسی کے مطابق ہم مختلف شعبوں میں سکلڈ لیبر کو درآمد کرنا چاہتے ہیں. economy, and they continue to be so, and I'm sure they will continue to be such in the future. And with the initiatives of the government, we hope we can add additional value for both of our countries in that regard. Obviously, as regards facing challenges together, we will have to cooperate, and we will rely on each other's support as we have historically. Both Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia very much believe in dialogue and cooperation to address the challenges that the world faces, and we will work together to bring others into that mindset and to work into that direction. I think for us what was most important was the new approach that we saw. We were already quite confident that Pakistan had significant investment opportunities in a multitude of sectors. Your Highness, it is indeed a great pleasure to receive this high-power delegation in Pakistan. Thank His Highness and the Kingdom of Saudi Arabia leadership for hosting our 2.5 million Pakistanis there, which is 28% of the workforce of Pakistan. I have requested that Kingdom may kindly consider, we will meet the standards, we will meet the skill requirements, we will meet more human resource export from Pakistan. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری کے تمام راستے کھولنا چاہتے ہیں. PIA اور ہوائی اڈوں کی نجکاری کی پیشکش کا مقصد علاقائی تعاون اور خوشحالی ہے. حکومتی اقدامات کی وجہ سے IT سیکٹرز نوجوانوں کی بدولت ترقی پا رہا ہے. خصوصی سرمایہ کاری کونسل سے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ کاپر جیسے دیگر قیمتی معدنی وسائل اور ریکوڈک پر کام حکومتی ارادوں کا عکاس ہے جس کا مقصد پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے عالمی دوستوں کے لیے سرمایہ کاری کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے. and Saudi Arabia share deep-rooted brotherly ties anchored in our rich Islamic heritage and mutual strategic interests. Your presence here, Excellencies, today underscores the deep and abiding connection between our two great countries, a partnership founded on mutual respect, shared goals, and a vision for a prosperous future.
we aim to transform our traditionally fraternal ties into a lasting strategic and economic partnership. To our esteemed guests from the kingdom, let me reiterate that your investments are not just financial commitments, but are crucial in nurturing a deeply valued partnership. I can assure you that these also stand to make a sterling contribution to regional peace and stability. It is through the SIFC platform that we intend to streamline investment processes while ensuring rapid decision-making and efficient handling of investments. तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से वाशिंगटन DC में बासर पाकिस्तानी अमरीकी ताजिरों और टेक एंटरप्रेन्योर्स के साथ एक नतीजा खेज सेशन मुनाकिद किया गया, जिसमें ज़राअत, IT, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और तवानाई समेत अहम शोबों में पाकिस्तान के बेहतर कारोबारी माहौल और सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की में तारिकीन वतन के ताउन को सराहा और उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में कारोबार करने वाली IT कंपनियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। Need a 2 to 3 year time period so that we can actually go through the structural reforms, so that the question is, we are going into the 24th program, are we going to still look for the 25th program? And the answer is, from my perspective, if we do not go through the structural reforms, unfortunately we will still be looking at another program. So that is the purpose, is to agree the priorities with the fund, and then try to get the EFF in place as quickly as we can. But the contours of that are still very preliminary stages. We just kicked off the discussion. हुक्मरान फैसला करें, पाकिस्तान की सालमियत अजीज है या धीमकज़दा हुक्मरानी? इस्तीफा देकर घर जाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सैफर केस में कुछ नहीं, अडियाला से बुशरा बीबी का चेकअप करने डॉक्टर गया, डॉक्टर ने 2.5 घंटे गुजारे, इतनी देर में सर्जरी हो जाती है, हमारी पाबंदी सलासल खवातीन को रिहा किया जाए। फिर समाअत होगी साइफर केस में। इस केसेस में कोई है नहीं, ये केसेस जो है सब के सब खोखले हैं, ना इनमें कोई मतलब जो सब के सब एविडेंस आ चुका है वो आप देख लें, और हुकूमती प्रोसिक्यूटर्स और बाकी वो आयम बायम शायम कर रहे हैं और कोई मुस्बत चीज़ सामने है नहीं, डिलेइंग टैक्टिक्स है। बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप जुमेरात के दिन तकरीबन 6 बजे से लेके 8:30 पौने 9 बजे तक अडियाला का एक डॉक्टर गया था वहाँ पे करने के लिए। उसके टेस्ट रिजल्ट्स हमें अभी तक नहीं आए हैं। सर्वेलेंस के हवाले से कैमरे जो नस्ब हुए में उनके कमरों में हर जगह पे, उसके बारे में उन्होंने बार जिक्र किया है। बुशरा बीबी को काफ़ी कंप्लेंट्स थी। मुल्क में सबसे बड़ा मैंडेट PTI को मिला, कभी लंदन प्लान तो कभी कोई प्लान बन जाता है। कुछ लोग अपनी ख्वाहिश पर मुल्क को चलाएं तो ऐसा ही होता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। अब कैसा निजाम बनाने जा रहे हैं, अब कैसे प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ज़मीर जागेंगे। लेकिन जब ज़मीर जागता है तो कहते हैं ये ज़हनी मरीज है। ये नया ड्रामा है इस मुल्क में। जब वो फॉर्म 47 पे गलत काम कर रहा था, उस वक्त ज़हनी मरीज नहीं था। जब उसने कहा कि मुझसे गलती हुई है, उसने एतराफ़ किया, तो वो एक ज़हनी मरीज बन गया। तो ये कौम न भेड़ बकरियां है, नहीं ये कौम इतनी बेवकूफ़ है। और अगर आप समझते हैं कि डंडे के जोर पे इस तरह जली फायरिंग करके, लोगों के ऊपर पर्चे काट के, लोगों पे जुल्म करके, फसाइयत करके आप इन लोगों को ज़बानें बंद कर लेंगे, इनके मुंह बंद कर लेंगे, तो दिलों से तो आप नहीं निकाल सकेंगे। अब बात करेंगे जफरवाल के ज़िमनी इलेक्शन की, जहां सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। उम्मीदवारान की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला भी जोरों पर है और अवामी राब्तों में भी तेजी आ गई है। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा शहजाद हुसैन से, जो इस वक्त MNA वजिया कमर के साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जफरवाल के हल्का PP 54 में, जहाँ 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वजीहा कमर साहबा जो है MNA है मुस्लिम लीग नून की, वो डोर टू डोर जो है कैंपेन का सिलसिला भी जारी किए हुए है। इस हवाले से मैं इनसे जानता हूँ कि यहाँ पे जो मसाइल है वो इनको कितना अदराक है इनका, और वो क्या समझती है कि किस तरह के तरीके से ये मसाइल हल हो। मैं ये हैरान हूँ कि पिछली दहाइयों के अंदर यहाँ पे जो उम्मीदवार MNA और MPA थे, उन्होंने किस बुनियाद पर आकर वोट लिए हैं, और इस इलाके के अंदर जो हालात हैं, लगता नहीं है कि यहाँ पे कभी भी कोई तरक्की आती या कोई किसी भी तरह से लोगों की फलाह के लिए कोई काम कभी हुआ होगा। और शकरगढ़ के जफरवाल के जो लोग हैं
وہ بہت یقین کے ساتھ اور بہت امیدیں لے کے اپنے امیدوار احمد اقبال کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 21 اپریل کے بعد ان کی فتح ہونے کے بعد ظفروال کی تقدیر بدلے گی اور یہاں پہ بھی ترقی، خوشحالی، امن کا ایک سورج طلوع ہوگا. بہت جی بالکل، آپ نے وجیہہ قمر MNA مسلم لیگ نون کی بات سنی اور یہاں پہ جمع ہے اور وہ سب پر امید ہے کہ احمد اقبال صاحب جو اس حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. چلتی ٹرین میں خاتون کا قتل یا خودکشی ملت ایکسپریس واقعے کی گتھی نہ سلجھ سکی. ریلوے انتظامیہ نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. مقتولہ کے بھائی نے ریلوے کانسٹیبل میر حسن کے خلاف قتل کا پرچہ کٹوانے کی درخواست دے دی ہے. اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ بھی کر دیا. خاتون نے چلتی ٹرین سے خود چھلانگ لگائی یا کسی نے دھکا دیا. ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کے تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون مریم بی بی کی موت معمہ بن گئی. DIG ریلوے ساؤتھ زون کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی نے خودکشی یا قتل سے متعلق تحقیقات شروع کر دی. مقتولہ کے بھائی نے ریلوے کانسٹیبل میر حسن کے خلاف قتل کا پرچہ کٹوانے کی درخواست دے دی. اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ کر دیا کہ میری بہن تے انہیں تشدد کیتا ہے، انہیں قتل کیتا ہے، نہ کہ مطلب انہیں بہت ہی ماریا ہے، انہیں ماریا کہ وہی وجہ تو یہ میری بہن قتل ہوئی ہے. مقتولہ کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ مریم کراچی میں بیوٹی پارلر پر ملازمت کرتی تھی. 7 اپریل کو بیٹے کے ساتھ عید منانے جڑا والا آ رہی تھیں. ریلوے پولیس اہلکار میر حسن تشدد کے بعد مریم کو اپنے ساتھ لے گیا تھا. پرس سے نقدی اور زیور بھی غائب ہیں. مریم کی لاش بھاولپور کے قریب چنی گوٹ سے ملی تھی. ترجمان ریلوے کا کہنا تھا مسافروں کے مطابق خاتون نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگائی. اہلکار میر حسن کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا گیا ہے. SHO ریلوے حیدرآباد کا کہنا ہے واقعے کی تفتیش جاری ہے، جبکہ ٹرین میں موجود 2 TCs کو بھی تفتیش کے لیے لاہور بھیج دیا گیا ہے. احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں، سنوائی کسی بھی پلیٹ فارم پر نہیں، یہ ملک اللہ ہی چلا رہا ہے. صارفین پیٹرول نرخوں کے اضافے پر حکومت سے امیدیں توڑ بیٹھے ہیں. کہتے ہیں اب کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. پاکستان ہے، پاکستان میں یہ سب چلتا ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہماری، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. غریب بندے کوئی نہ، بس جتنا مرضی مہنگا ہو جائے کرنا پڑے، پیٹرول تو پوانا پڑے گا. میں کچھ نہیں کہوں گا، زندگی ایسے بہتر ہے. واحد بندے دیکھے ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ مہنگائی کے متعلق، نہیں تو جب سے حکومت بدلی اب تو ایسے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا. بیڑا غرق ہو رہا ہے عوام کا، کوئی ادھر سننے والا نہیں، کوئی بولنے والا، جو مرضی کر لے، کچھ نہیں ہونا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے شہر میں غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کرنے کا فیصلہ کر لیا اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ فلیٹ خریدنے سے پہلے بلڈنگ کنٹرول سے ویریفیکیشن لازمی کروائیں تاکہ عوام کو نقصان نہ اٹھانا پڑے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز وجاہت علی عابدی سے، جو اس وقت DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی رشید سولنگی کے ہمراہ موجود ہیں. جی وجاہت بتائیے گا، مزید کیا کہنا ہے رشید سولنگی کا؟ میں نے 2 ہفتے پہلے جوائن کیا ہے، تو آتے ہی سب سے پہلے میں نے اپنے افسران سے میٹنگ کی کہ مجھے بتائیں کہ الیگل کنسٹرکشنز یا ان ایتھورائز کنسٹرکشن بلڈنگ کتنی ہے، کوئی لسٹ ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ سروے کریں پورے شہر میں، کیونکہ ہمارے کراچی کے 7 ڈسٹرکٹس ہیں، تو 7 ہمارے ڈسٹرکٹ کے ڈائریکٹرس ہیں، ان کے انڈر میں ڈپٹی ڈائریکٹرس ہوتے ہیں، ADs ہوتے ہیں، ایریا کے انسپیکٹرس ہوتے ہیں. ان کو میں نے انسٹرکشن دیے کہ آپ اپنے اپنے ڈسٹرکٹس ایریا میں چاہیں وزٹ کریں، سروے کریں اور ایک لسٹ بنا لیں تاکہ ہم ان الیگل کنسٹرکشن کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر ہم اس کو پراپر طریقے کے ساتھ ڈیمولش کریں. دیکھو اس وقت منسٹر صاحب کی، CM صاحب کی بالکل کلیئر واضح ڈائریکشن ہے کہ الیگل اینڈ ان ایتھورائز کنسٹرکشن پہ 0 ٹالرنس ہے. اور اب کچھ موسم کی بات کریں تو سوات کے خوبصورت سیاحتی مقام کالام اور مہوڈنڈ میں بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم چکا ہے، تاہم لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے متعدد مقامات پر لنک روڈز تاحال بند ہیں، جیسے کھولنے کے لیے کام جاری ہے. مزید جانتے ہیں کالام سے نمائندہ بول نیوز سید انور شاہ سے. انور اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، سوات میں بارش اور برفباری کا سلسلہ اب تھم چکا ہے، تاہم مطلع جو ہے وہ ابر آلود ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، آسمان پہ کالے بادلوں کا راج ہے، موسم انتہائی سرد ہو گیا ہے. تاہم جو سیاحتی مقامات ہیں مدین، بحرین، کالام، ملم جبہ، وہاں پر مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان علاقوں کا رخ کر رہی ہے. تاہم ملم جبہ اور کالام کے بیشتر جو علاقے ہیں وہاں پر لنکس روڈ بند ہے اور اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے ان روڈوں کی کھولنے کے لیے کام جاری ہے. سوات کی جتنی بھی بالائی علاقے ہیں وہاں پر موسم سرد ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں بوندا باندی کی بھی اطلاع. ٹھیک ہے انور، آپ کا بہت شکریہ. چمن میں بارش سے شہر کے مختلف شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز جعفر خان اچکزئی سے. جی جعفر.
जी बिल्कुल मौसम बहार की बारिशों का जो सिलसिला है वो आज थम चुका है। बारिशों में शहर की जो सड़कें हैं उसकी जो किस मटेरियल है उसको आश्कारा कर दिया है। सड़क ये टूट का शिकार है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल जैसे आपको मालूम है सारे मुल्क में आजकल बारिश का सिलसिला शुरू है। इसी तरह हमारे चमन शहर में भी बारिशों का सिलसिला शुरू है और हमारे शहर चमन में चमन के अंदर जो सड़कें हैं सारा टूटने का शिकार है और हर गली हर रोड बिल्कुल तालाब की तरह पानी खड़ा है। करप्शन हुई है इन सड़कों में, उस पर पूरी तौर पर टेस्ट लेकर जिम्मेदारों को खराब बाकी सजा दी जाए। रुख करेंगे चित्राल का, जहां जुमे के रोज से मुसलसल बारिशों के बाद आज सुबह से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मवासलाती निजाम दरहम बरहम हो चुका है। 3 दिनों से बिजली और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल है। मजीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ गुल हम्माद फारूकी से हम्माद अपडेट कीजिएगा। चतराल में जुमे के रोज से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से चतराल में एक बार फिर सर्दी की शिदत में इजाफा हो चुके हैं। पहाड़ों में और ख़ासकर वादी कैलाश में मुरतकार में बर्फबारी भी हो चुकी है। बिरमुगलश में तकरीबन 2 फुट बर्फ हो चुकी है। मुसलसल बारिशों के बायस चतराल में तकरीबन 3 मकान गिर चुके हैं, जिसमें कोई 2 बच्चे जख्मी हुए थे। ताहम उनको रेस्क्यू वाले टूटू वाले ने बरवक्त रेस्क्यू करके बहिफाजत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुँचा दिया। इस वक्त चतराल का ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें और बारिशों के बाद जो है पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और लैंडस्लाइडिंग की वजह से चतराल का मुल्क की दीगर हिस्से से मिलाने वाला वाहिद ज़मीनी रास्ता वाला टनल हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि पंजाब में ज़हनी अमराज के जदीद इलाज की फराहमी और दिमागी अमराज के अस्पतालों के अपग्रेडेशन का मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा किया। सीनियर वज़ीर ने मर्दों और ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ वार्ड्स, दस्तियाब सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना किया। अद्विया, डॉक्टर, ज़मले और तरीक़ा इलाज से मुतालिक तमाम तफसीलात का जायज़ा लिया। ज़ेर इलाज मरीज़ों के लवाहिकीन से मुलाकात की और सहूलियात और मसाइल से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान के 77 साल बाद मेंटल हेल्थ के शोबे में जदीद तरीक़ा इलाज का टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जा रही है। मेंटल हेल्थ के हवाले से डिजिटल मैपिंग भी की जाएगी। अवाम में ज़हनी अमराज के हवाले से आगाही भी फैलाई जाएगी। बात कर ली जाए इजरायली तनाज़ुर से मुताल्लिक। इजराइल का जवाबी हमले का फैसला ईरानी जौहरी तनसीबात के लिए ख़तरा पैदा हो गया है। ईरान ने अपने एटमी प्लांट्स बंद कर दिए हैं। आलमी तवानाई एजेंसी ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर मुमकिना इजरायली हमले पर तशवीश का इजहार किया है। अपने मुआयनाकारों को वापस बुला लिया। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती और G7 ममालिक ने ईरान पर दबाव बढ़ाने का इंदिया दे दिया। ईरान ने कहा है कि इंतकामी कार्रवाई की गई तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। इसराइली दिफाई फौज के चीफ ने ईरान को रद्द-ए-अमल देने का ऐलान कर दिया। इसराइली जंगी काबीना ने फैसला किया है कि जंग से गुरेज करते हुए हमले में ईरान को सिर्फ नुकसान पहुंचाना होगा। काबीना का इजलास आज फिर होगा, जिसमें दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने जलती पर तेल डालते हुए कहा है कि ईरान की नीयत बहुत ज्यादा तबाही की थी। ईरान ने हमले की पेश की इत्तला भी नहीं दी थी। आलमी तवानाई एजेंसी ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर मुमकिन इसराइली हमले पर तशवीश का इज़हार किया है। सरबराह एजेंसी ने बताया कि हमारे मुआयनाकार ईरान में काम कर रहे हैं। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ब्लिंकन ने कहा है कि कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। ईरानी वज़ीर खारजा ने भी कहा है कि बात बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन हमले की सूरत में ज्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरान के हमलों के बाद G7 ममालिक को भी इजलास बुलाने का ख्याल आ गया। इन ममालिक ने इसराइल को अपनी मुकम्मल हिमायत की पेशकश और ईरान पर मज़ीद पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया। और अब आपको बताएं कि AI यानी मस्नूई ज़हानत एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और मुस्तकबिल को इससे मंसूब करार दिया जा रहा है और पाकिस्तान के सिवा दुनिया के तमाम ममालिक में लोग कोडिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख रहे हैं। लेकिन अमरीकी अरबपति कारोबारी शख्सियत प्रोफेसर स्कॉट गैल्वे ने इंकशाफ किया है कि नौजवान स्टोरी टेलिंग स्किल को सीखने पर तवज्जो दें। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग प्रोफेसर के तौर पर काम करने वाले स्कॉट गैल्वे ने कहा है कि मुस्तकबिल में डेटा की मदद से ख्यालात को पहचानने की सलाहियत अनमोल होगी। मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि खामोश रहकर दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन का यौम पैदाइश है। अदाकार ने बिना बोले सिर्फ अपनी हरकतों और तासुरात से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। इसी के साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।